बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में एक अहम मौजू के हवाले से बात करने वाले। ये मौजू है जिसके बारे में हम सभी परेशान हैं। महंगाई के हवाले से बात कर रहा हूँ। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से आवाम परेशान है और इसके साथ साथ बेरोज़गारी में भी इजाफा हो रहा है। इस हुकूमत के आने से पहले जो वादे किए गए थे, जो आवाम को एक उम्मीद दिलाई गई थी कि सबको नौकरियां मिल जाएंगी, 1 करोड़ के करीब नौकरियां होंगी और 50 लाख घर जो है वो तकसीम किए जाएंगे, दिए जाएंगे, तो सब ने ही, हर बेरोज़गार ने रोज़गार की उम्मीद बांध ली थी और हर उस शख्स ने जिसके पास अपना ज़ाती घर नहीं था, अपनी छत नहीं है, उसने भी ये उम्मीद बांध ली थी कि शायद हमें अपने घर में रहना नसीब हो जाएगा। ये वो बुनियादी चीज़ें थी और ये एक पूरे पाकिस्तान में ये एक तस्वुर किया जा रहा था इस बात को कि शायद महंगाई का मुकम्मल तौर पे तो ख़ात्मा ना हो सके, मगर एक मेजर उसमें जो कमी है वो ज़रूर आएगी उसमें, मगर ये कुछ भी मुमकिन ना हो सका। ठीक है, हम राइटर साइड देखें तो उसमें हमारे इंटरनेशनली जो चीज़ें हैं वो बेहतर हुई हैं, पाकिस्तान का इमेज बेहतर हुआ है और कुछ मेरा ख्याल है हमने कर्ज़े जो हैं वक्त पे अदा करके और थोड़ा सा हमने अपना इमेज बेहतर किया है, मगर उसके साथ साथ हमने कर्जे अच्छे खासे लिए भी हैं। अवाम अभी भी परेशान है और अवाम की परेशानी किस तरह ख़त्म हो सकेगी, इस हवाले से बात करते हैं। क्या वाकई जो हमारे वज़ीर आज़म साहब हैं वो इस कदर फंसे हुए हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं है, और या वाकई ये कहा जाता है कि उनको टीम अच्छी नहीं मिली है, तो ये टीम किसने चुनी है, उनको किसने चुन के दी है, बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। तो आज ज़रा वैसे ही बात करते हैं जनरली कि आखिर महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है। ये नया साल शुरू हुआ है, क्या इस साल हम अपने हदफ तक पहुंच पाएंगे, गवर्नमेंट अपने हदफ तक पहुंच पाएगी, महंगाई में थोड़ी सी कमी हो पाएगी, कुछ पैदावार में इजाफा हो सकेगा, बरामदात में कुछ इजाफा हो सकेगा, कुछ इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब फारूक डाडी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, फर्स्ट क्लास। जैसी ठंडी चल रही है उससे अच्छा हम चल रहे हैं। तो मेरे साथ जो दूसरे मेहमान हैं ये हैं शुजात बरनी साहब, जो कि समाजी कारकुन हैं। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुजात, कैसे हैं आप? जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम साहब। फारूक साहब, क्या किस तरह देख रहे हैं? आपने तो माशाल्लाह कई हुकूमतें देखी हुई हैं, कई दहाइयाँ जो है आपने इस मुल्क में देखी हुई हैं, तो ये जो दौर है इसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि लोगों को बड़ी तवक्को थी। देखिए, बात यह है कि आप अगर देखते जाएं कि अयूब खान के बाद जो सिलसिला शुरू हुआ है भुट्टो साहब का, ज़िया-उल हक का, और ये महंगाई और ये बढ़ती जा रही ग्रेजुअली, ठीक है ना, और हद ये हो गई कि पिछले 10 साल में इतनी करप्शन हुई है इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। कि आप देखिए कि जब जनरल मुशर्रफ हुकूमत में आए उस वक्त शायद $37 बिलियन का पाकिस्तान पे कर्जा था, 99 की बात है। जब मुशर्रफ छोड़ के गए तो 30 बिलियन का कर्जा था, 6-7 बिलियन उन्होंने उतारा और IMF के प्रोग्राम से भी बाहर आ गए, ठीक है। लेकिन उसके बाद जरदारी साहब और नवाज शरीफ की ये 10 साल दौर में हमारा कर्जा 94 बिलियन तक पहुंच गया और डॉलर को आर्टिफिशियली एक हद पे रोका गया, जो कि एक आर्टिफिशियली थी। आप ये देखें कि $32 बिलियन का आखिरी हिसाब खातों में मिलेगा, लेकिन वो पैसे कहाँ है वो नहीं मालूम, इसलिए कि हमारे मोहतरम जनाब जो इसहाक डार साहब हैं वो मुल्क से फरार हो चुके हैं। अब वो वही बता सकते कि वो पैसा सब कहाँ है। जब ये हुकूमत आई तो उनके ऊपर बहुत बड़ा मसला ये था कि हमें $9.2 बिलियन पे करने थे, रीपे करने थे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरे इंटरनेशनल डोनर्स को, और आपके पास इसकी कोई सहूलत नहीं थी। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ने
आप पे पूरी नजर रखी हुई थी कि अब पाकिस्तान को डिफॉल्ट करना ही करना है, कोई इसको पैसे देने वाला नहीं है। ये इमरान खान की अपनी काविशों के नतीजे में कुछ पैसे उन्होंने कुछ ममालिक से 1-1 बिलियन करके लिए, और इस शर्त पे कि किसी को ये बात का पता नहीं चलेगा कि क्योंकि ऊपर जो बहादुर साहब बैठे हुए हैं उन्होंने सबको मतलब वो किया हुआ था कि ये कोई देगा नहीं, लेकिन जो हमारा थोड़ा सा और डेफिसिट था वो चाइना ने पूरा कर दिया। तो मकसद ये कि हम 1 साल से ज्यादा हमें इस क्राइसिस से निकलने में लगे, हम अब इस क्राइसिस से निकल चुके हैं। आज हमारा रुपया भी स्टेबल है, ठीक है ना। यकीनन बेरोजगारी बढ़ रही, और एक बड़ी खतरनाक चीज जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ये है कि आपने चाइना को 6786 आइटम्स अलाउ कर दिए कि आप वो पाकिस्तान में एक्सेस कर सकते हैं, और पाकिस्तान को 313 आइटम्स दिए जो आप चाइना में ड्यूटी फ्री भेज सकते हैं, और कुछ पे ड्यूटी भी है, और उनके भी जो 6000 प्लस आइटम है, 7500 आइटम, वो आइटम्स यहाँ पे कुछ जीरो रेटेड है और कुछ पे ड्यूटी भी है। तो हमें इस वक्त बड़ा कंसर्न ये है कि हमें देखना पड़ेगा खुदा ना खास्ता ये हमारी इंडस्ट्री को तबाह ना कर दे, हमारी लोकल इंडस्ट्री को, क्योंकि वो माल जो आएगा, मिसाल के तौर पे मेरे एक दोस्त की इंडस्ट्री है, वो लोग हैंड टूल्स बनाते हैं, वो जर्मनी से उसका रॉ मटेरियल 11% ड्यूटी पे मंगाते हैं, ठीक है, और लोकल मैन्युफैक्चर करते हैं। तो मेरी उससे बात हो रही थी, उसने कहा कि अगर यही हुआ और वहां से अगर फिनिश गुड जो है वो सस्ता मिला और रॉ मटेरियल अगर हमें महंगा पड़ रहा है, तो फिर हमारी जो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। अगर इस तरह अगर इंडस्ट्रियां खत्म होने लगी तो ये बेरोजगारी में मजीद इजाफा होगा और हमारे लिए एक तबाहकुन बात होगी। बिल्कुल सही है, यानी कि गवर्नमेंट को इस वक्त जहां वो बाकी चीज़ों की बेहतरी के लिए सोच रही है, वहां पे मतलब सनत के हवाले से भी कुछ वाज़ेह तौर पे पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी ताकि इसमें मजीद बेहतरी आ सके, ना कि सनतकार जो है या वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो परेशानी से जो है अपना कारोबार बंद कर दे। देखिए यही बात है कि आज इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर इन्होंने समझे कि 0.5% 10 करोड़ के ऊपर रिटेलर्स के ऊपर 10 करोड़ के टर्नओवर पे 0.5% टैक्स रखा, वो खुश चेक पर हम देंगे इसको, ठीक है। लेकिन आप उन लोगों को भी विद होल्डिंग टैक्स के लिए नोटिस भेज रहे हैं जिन्होंने 2016, 17, 18, 19 में टैक्सेस नहीं भरे, तो आप उन्हें नोटिस क्यों दे रहे हो? आप पहले उन अफसरों को पकड़े जिनकी जिम्मेदारी थी और जिनकी नाक के नीचे ये हुआ, उन्होंने अपने पैसे तो ले लिए, ठीक है, लेकिन सरकारी पैसे नहीं लिए कि आप हमें हमारा हिस्सा दे दो, बाकी देखी जाएगी। तो सबसे पहले मैं एफबीआर से कहूंगा कि आप जो है उन अफसरान को पकड़ें, उनकी छानबीन करें कि आपके दौर में ये हुआ, आपने ये टैक्स वसूल क्यों नहीं किया, क्योंकि इनको कोई पूछने वाला नहीं है। आप अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को ही पूछेंगे, मैन्युफैक्चरर्स को ही पूछेंगे, तो इस तरह नहीं चलेगा। देखिए खान साहब, इमरान खान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ा जबरदस्त, लेकिन उनकी एक मजबूरी है, उनके पास सिंगल मेजॉरिटी नहीं है, ना उनके पास 2/3 मेजॉरिटी है। आज जो उनके एलाइज है वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं हर चीज में। तो मुझे बताया कि कहां से परफॉर्मेंस आएगी? वो अपनी पूरी एक भी करप्शन का केस पीटीआई की गवर्नमेंट पे अभी तक कोई आया नहीं है, ना तो प्रेसिडेंट हाउस से, ना प्राइम मिनिस्टर हाउस से, ना इनके किसी मिनिस्टर से। मगर वो तो मेरा ख्याल गवर्नमेंट जैसे ही ये जाएगी इनके तब सामने आएंगी सारी चीजें। अभी तो इनके भी दौरे हुकूमत में कोई इतने खास केसेस तो सामने नहीं आए थे, वो इक्का दुक्का तो थे। सर इनके तो आप देखें जिस दिन से आया तब से इनके सिलसिले शुरू हो गए थे, इनके होते हुए इनको नैब से भी भुगतना पड़ा था। ये जो नैब अभी चल रही है ये इन्हीं की बनाई हुई है। ये मगर फारूक साहब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में जिसको मर्जी पकड़ लें, जिस मर्जी इल्जाम में पकड़ लें, बंदा जेल में बीमार हो जाए तो मुल्क से जा सकता है सुकून से गायब। सर प्रॉब्लम यहाँ क्या है, यहाँ सिविल गवर्नमेंट का पूरी इख्तियार तो होते नहीं है। आपको पता है इख्तियार कहाँ पे है? सिविल गवर्नमेंट भी मजबूर हो जाती है, अगर कोई दूसरा अगर डील कर रहा तो क्या करेगा? यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। मैं आज अगर इमरान खान हूँ और मैं कहूँ कि ये चोर यहाँ से जाएगा नहीं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिसके पास पावर है असल, अगर वो से डील कर रहा है तो फिर मैं क्या करूँगा? मैं बेबस हूँ। सर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो एक चीज को देखते हैं और वो कहते हैं कि ये शराब है, और बाद में पता चलता है वो तो शहद और ऑलिव ऑयल था।
तो मतलब ये मैं बता रहा हूँ, जहाँ कैमरे झूठे पड़ सकते हैं, जो जज जो है वो झूठा पड़ सकता है, मतलब उनको गलत फहमी हो सकती है मीडिया को और सबको, वहाँ पे क्या कह सकते हैं। खैर शुजात साहब, आप क्या ख्यालात रखते हैं ज़रा इस गवर्नमेंट के हवाले से? आप नया साल शुरू हुआ है, आपको लगता है कि 2020 में ज़रा मामलात बेहतरी की तरफ आएंगे, महंगाई में थोड़ी कमी होगी? क्योंकि इस वक्त बिजली, गैस की कीमतों में और तेल की कीमतों में भी इजाफा जो है, बेपनाह इजाफा हो चुका है, और सर्दी की शिद्दत भी आगे बढ़ती जा रही है, तो अवाम जो हैं वो बेचारे परेशान होते जा रहे हैं हर तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खामोशी इख्तियार कर ली जाए, 2020 ब्रेक ना ले लीजिए अगर ऐसा मतलब। खामोशी इख्तियार कर ली जाए, 2020 आ चुका है, नया साल आ चुका है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। घर में आपके पास अद्वियात ना हो और आपके ज़ईफ़ मर रहे हों, घबराना नहीं है। घर में आटा ना हो, फाके पड़ रहे हों, घबराना नहीं है। आटा, तेल, चीनी की जो रेट्स हैं वो आसमानों पे बातें कर रहे हो, फिर भी नहीं घबराना है आपको। कब्र पे जब पहुंच जाएं आप, तब भी नहीं घबराना है आपको, क्योंकि ये कहना हमारे खान साहब का है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, कहना उनका है कि घबराना नहीं है, फाकों से मरो। नया पाकिस्तान लेकर आया हूं मैं, 2020 आ चुका है, अब नए पाकिस्तान में मौजूद हैं। इस वक्त जो मिडिल क्लास तबका था वो इस वक्त पुअर क्लास तबके में मौजूद है, और इस वक्त खुदा ना खास्ता अगर 2020 के अंदर डॉलर अपनी जगह पर नहीं आता, ये महंगाई ख़त्म नहीं होती, तो मैं ये समझता हूँ कि जो बिगर्स हैं, जो एक ढोंग रह जाते हुए घूम रहे होते हैं एक अच्छे कैटेगरी में, वो एक मिडिल क्लास तबका घूम रहा होगा भीख मांगने के लिए, और सफ़ेद पोश तो अल्लाह ही मालिक है उनका। इस वक्त जो महंगाई की जा रही है, बज़ाहिर ये बताया जा रहा है कि हम टैक्स लेकर जो कर्जे हैं वो वापस करेंगे, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक गरीब से गरीब तबका भी टैक्स दे रहा है। वो फाइलर नहीं है तो क्या हो गया, इवन कि वो एक सुई से लेकर एक गाड़ी तक वो टैक्स दे रहा है, अपनी बिजली पर, गैस पर, पानी पर, हर चीज पर टैक्स दे रहा है। सोशल मीडिया भरा हुआ है, बिल आपके पास आता है, आपको इतनी चीजें बताई जाती हैं कि ये फलाना टैक्स है, फलाना टैक्स है, फलाना टैक्स है, सेल टैक्स, फलाना टैक्स। ये टैक्स फिर कौन से टैक्स है, और तो फिर फाइलर होने के बाद जो टैक्स दिए जाते हैं फिर वो कौन से टैक्स है? मतलब ये दोहरी चीजें क्यों रखी जा रही हैं? टैक्सेस आप लोग ले रहे हैं हमसे, ठीक है, कोई बात नहीं है, लीजिए, लेकिन आप ये इल्जामात ना दीजिए कि आप कराची से या पाकिस्तान से टैक्स नहीं ले पाते, आप हर चीज पे टैक्स ले रहे हैं। और जो आप इतना भारी कर्जा ले रहे हैं दूसरे ममालिक से, जो आप अपने आप को बोझ तले दबा रहे हैं कर्जों के, वो वापस भी करना है। और फिर इन द एंड यही होगा कि 5 साल हुकूमत ये करती है या नहीं करती है, दूसरी हुकूमत जो भी आती है वो फिर खड़ी हो जाएगी कि भाई इतना टैक्स लिया था पिछली हुकूमत में। बेसिकली ये एक साइकिल है, 5 साल करने हैं हुकूमत को, ये पूरा गेम है। वो भले ही इमरान खान साहब हों, जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, XYZ कोई भी हो। अच्छा, 2020 में चीजें बेहतर होती नजर आ रही हैं आपको कुछ 2019 की निस्बत? देखिए, बात ये 2020 काफी अच्छे लोगों ने कहा है कि बहुत अच्छा जाएगा इंशाल्लाह, लेकिन अफसोस के साथ ही कहना पड़ेगा कि हुकूमत की जो नाअहली है इस वक्त, जैसे सर ने कहा कि इस वक्त इंडस्ट्रीज जो है तबाह बर्बाद हो रही हैं, लेकिन एक जगह उनको बर्बाद किया जा रहा है और एक जगह उनके टैक्सेस एक बड़ी तादाद में माफ किए जा रहे हैं। और इन्होंने एक और बड़ी प्यारी बात करी कि जो 2015, 16, 17 के अंदर जो टैक्सेस नहीं दिए गए, उनकी मद में जो भारी मद जो आपने एक बैग्स लिए गए, उन अफसरान को क्यों नहीं लेकर आते सामने, उन ब्यूरोक्रेट्स को सामने क्यों लेकर नहीं आते? वजह कि वही ब्यूरोक्रेट्स आपकी पूरी हुकूमत को चला रहे हैं, वो धक्का दे रहे हैं, इनको कुछ नहीं आता। सही है, मैं आपकी इस बात को चले एक लम्हे के लिए मानता हूँ कि इनको कुछ नहीं आता, और ये ना ठीक है कि ना अहल हुकूमत है और इनके बस में कुछ नहीं है। मुझे ये बताइए कि इन हालात में, मुल्क हमारा मुश्किल हालात में है, बहुत मुश्किल हालात में, इस हालात में आपके मुल्क को निकालने के लिए किसका नाम लेंगे आप? क्या आपको नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मरियम नवाज साहिबा, बिलावल भुट्टो, या मुझे बताएं इनमें से कोई एक नाम बताएं, कोई मसीहा जो इस वक्त जो है ना मुल्क को इस सारी सूरत हाल से निकालने के लिए आपको उम्मीद दिलाए। मैं आपकी बातों से मैं इत्तेफाक करता हूं, मुझे जरा ये यहाँ पे तो ऑप्शन दीजिए सर। कोई एक फर्द वाहिद नहीं निकाल पाएगा इस पाकिस्तान को इस मुश्किल से। हम सब अवाम को इकट्ठा खड़ा होना पड़ेगा। जब आप इक़्तिदार में बिठा सकते हैं नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, इमरान खान साहब को, तो ये एक अवाम हो रही है, तो एक बन रही है ना। अवाम एक, सर, अवाम को एक होना पड़ेगा। अवाम
एक मुजरिम जिसने अवाम का पैसा लूटा वो मुल्क से फरार हो जाता है, ठीक है, और अवाम उस पर जश्न मना रही है कि देखें मुल्क से चला गया। यही तो आप किस अवाम की बात कर रहे हैं सर? यही तो बदबख्ती है। फिर मैं ये समझता हूँ, फिर वही बात है कि आप मुझे नेगेटिविटी पे लेके जाएंगे कि यार फिर ये अल्लाह ही मानेंगे। सर इस वक्त बच्चों की तालीम और सेहत, जो हमारा आने वाला मुस्तकबिल, में हर वक्त यही रोता हूँ कि हमारा आने वाला मुस्तकबिल है। इवन कि मुझे अफसोस और इस शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे इस मुल्क के अंदर सीपी चाइल्ड्स और स्पेशल चाइल्ड्स, जो जहनी माजूर बच्चे, उनके लिए कोई किसी किस्म के इकदाम नहीं किए जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ इक्तदार के अंदर बैठकर जो है फाइलें साइन होती रहते हैं, उनके लिए किसी किस्म की कोई प्रॉपर तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती है। इवन दूसरे ममालिक में बेहतरीन तरीके से उनको जो है सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उनके लिए जो है पूरा महाना एक पूरी आमदनी तैयार करके दी जाती है। लेकिन इस वक्त जो एक नॉर्मल बच्चा है उसके लिए तालीम नहीं है, उसके लिए सेहत नहीं है, तो फिर तो दूर छोड़ दें फिर ये सीपी चाइल्ड्स को, उसको ज़हनी माजूर बच्चों को। बिल्कुल छोड़ देते हैं। इस बारे में बात करते हैं कि शुजात साहब को लगता है कि ये सब कुछ शायद जानबूझ के किया जा रहा है, ये जुल्म गरीब के साथ और इन सारे बच्चों के साथ। खैर, इस हवाले से बात करेंगे। छोटा सा वक्फा है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे। मैं हूं फहीम अब्बास और हम मुल्की हालात के हवाले से बात कर रहे हैं, बेरोजगारी के हवाले से और बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। और मेरे साथ मेहमानों में मौजूद हैं फारूक डैडी साहब और शुजात बरनी साहब। शुजात साहब जो हैं वो वक्फे से पहले काफ़ी क्या कह सकता हूँ जज्बात तो काफी जज्बाती हो रहे थे कि उन्हें लग रहा है कि मुल्क में जो सूरत हाल है ये इस हुकूमत की पैदा करता है और ये जो है ना इनसे सॉल्व नहीं होने वाली। तो फारूक डैडी साहब, आप क्या ख्यालात रखते हैं जो इन्होंने शुजात साहब ने अपने शकूक का इजहार किया? भाई, इन्होंने बड़े जज्बाती अंदाज में अपने जज्बात से कह रहे थे और ये इनका हक है कहना, क्योंकि जब इंसान जब फील करता है तो वो चीखता है। लेकिन मैं बावजूद और अपने पूरे एतमाद के साथ और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूँ कि ये हुकूमत की पैदा करदा, मौजूदा हुकूमत की पैदा करदा नहीं है। ये पिछली विरासत से ये जो सिलसिला आया हुआ है, ये वो चीज़ें हैं। और मैं अभी इस वक्त हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी होती हुई जा रही है, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ चुकी है। आपकी जो फॉरेन रेमिटेंसेस ओवरसीज पाकिस्तानी, जिसके ऊपर हम बेस करते हैं मेन, वो 2 बिलियन बढ़ चुकी है, ठीक है। और देखिए बात ये कि अब सर देखें, आज की अखबार में लिखा हुआ है कि स्टेट बैंक की रिपोर्ट है कि महंगाई 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर, पैदावारी हदफ हासिल नहीं हो सकेंगे। ये अब आपको इसका बताना, आपने जो टैक्सेस की बात की, देखिए हमने हदफ रखा है, गवर्नमेंट ने 5,550 बिलियन FBR जमा करेगा। FBR ही है जो 60% रेवेन्यू हमारे नेशनल बजट में कंट्रीब्यूट करता है। सही है, ठीक है। अब जो इनमें से जो 3,000 बिलियन है वो टैक्स की रीपेमेंट, जो हमारे लोन्स है उसकी रीपेमेंट में ये पैसे जाएंगे ताकि हमें दूसरों से पैसे ना मांगने पड़े। और यकीन करें, अगर हम प्रॉपर टैक्स दें, हम प्रॉपर टैक्स जो हमारा है उससे ज्यादा देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो टैक्स हुकूमत के खजाने में नहीं जाता, वो उनकी जेबों में जाता है। किनकी जेबों में? जो टैक्स कलेक्टर्स हैं। अच्छा, इस बात का हमारे हुकूमत को अंदाजा नहीं है? बिल्कुल, जो दीवानों में बैठे हुए हैं जो लोग हैं, क्या उनको अंदाजा नहीं है? वज़ीर आज़म साहब को अंदाजा नहीं है? हुकूमत एक साथ कितनी जगहों को छेड़छाड़ करेगी? आज वो सारे अहम जगह, अगर ये वाकई ऐसा हो रहा है तो फिर तो सब सारी जगह छोड़ के सबसे पहले तो इनका गिरबान पकड़ना चाहिए। भाई आज देखो ना, अगर इन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी धक्का लगा रही है, ब्यूरोक्रेसी चला रही है, जो नई हुकूमत आती है वो सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी की उछाड़ पछाड़ करती है और अपने लोगों को बैठाती है। लेकिन इमरान खान ने एक चीज ये की कि उन्होंने उन पे एतमाद किया और कहा कि इन्हीं को चलने दो। आज यही लोग उसे तबाह करने पे तुले हुए हैं, क्योंकि वो बिगाड़ करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन तमाम चीजों के बावजूद वो देखिए, चले अब आपको एक मिसाल दूं, 1982 में ब्राजील का जो डॉलर था 371 रुपीज, 371 ब्राजीलियन का $1 होता था। अच्छा। और आज वो जो ब्राजीलियन 4.30 या 40 का $1 है। तो उन्होंने देखो
कि जब वहां पे भी ऐसी लीडरशिप आई, वहां पे भी ऐसे क्राइसिस थे और उन्होंने ओवरकम करके आज 4.30 या 40 के ऊपर $1 है। और अल्लाह ने चाहा तो हम भी इस पे जाएंगे। हमारे पास बहुत नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारे लोग अच्छे हैं, पाकिस्तानी कौम जितनी अच्छी और जितनी, लेकिन ये है कि हम खुमियाजा भुगत रहे हैं पिछली हमारी थोड़ा वक्त तो लगा करता है। देखें सवाल भी हमारे जो जिस हवाले से बात कर रहे हैं वो भी ये है कि क्या हम उस समत पे, उस ट्रैक पे आ चुके हैं। देखिए हम उसी तरह बढ़ रहे हैं। मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ और मैं इस चीज से बिल्कुल मुतमईन हूँ कि इंशाअल्लाह ताला ये लीडरशिप जो है ये बिल्कुल सिंध पे लेके जाएगी। सिर्फ प्रॉब्लम इमरान खान की ये है कि इनके जो अलाइज हैं वो इन्हें रोज ब्लैकमेल करते हैं। उस दिन क्या नाम है, बिलावल भुट्टो ने एक शोशा छोड़ा कि एमक्यूएम को कि आप हमारे पास आ जाए, हम आपको सारी मिनिस्ट्री देंगे। दूसरे दिन बैठ के वो आंखें दिखाने लगे। तो बात ये है कि यार खुदा के वास्ते यार आप लोग कम से कम एक तरीके से तो चलो। क्या हर चीज में ब्लैकमेलिंग शुरू की? आप एक पाकिस्तान को एक कौम की तरह लेके चलो। आप पहले वो अल्ताफ साहब वहां बैठ के तड़ियां देते थे, आज पाकिस्तान को गालम गलोची दे रहे कर रहे। आप या तो इनको बताओ कि भाई हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब ये कोई तरीका थोड़ी है कि आप रोज ब्लैकमेलिंग करो। वो वहां उनको देखो पंजाब में आपके चौधरी परवेज इलाही, ये हर दूसरे दिन बैठ के वो करते हैं। मैं यहाँ पीटीआई के स्पोक्समैन नहीं हूँ, लेकिन मैं एक तजिया निगाह हूं। मुझे बुरा लगता है जब मेरे मुल्क के लिए अगर ये लोग, भाई आप जब उसके एलाइज हो तो उसके साथ सिंसियरली चलो ना। आज आप अगर एक टीम का कप्तान, उसके खिलाड़ी अगर उसका साथ देंगे और सही खेलेंगे तो वो आपको एक सही सिंध पे लेके जाएगा। लेकिन आप वो क्या चाह रहा उसको नहीं पकड़ रहे। देखें कुछ खिलाड़ी तो हमने टीम को पूरा करने के लिए हमें मजबूरी थी कि वो हमने साथी बनाए, और कुछ जो कम थे वो हमने खुद चुने। सही है, जो खुद चुने हैं वो अल्लाह के हुक्म से इन साथियों से भी गए गुजरे हैं। आपको ये भी बताऊं मैं। देखिए मैं आपकी बात से इनकार नहीं करता। प्रॉब्लम यह है कि अगर इमरान खान के पास 2/3 मेजोरिटी होती, एक सिनेरियो दूसरा होता। आप एक दूसरा इमरान खान देखते। आपके पास सिंपल मेजोरिटी नहीं है, 8 सीटों पे आपकी हुकूमत खड़ी है। कभी बलूचिस्तान वाले आपको ब्लैकमेल कर रहे होते, कभी कराची वाले आपको ब्लैकमेल कर रहे होते। कभी क्या कराची वालों ने एमक्यूएम को इसलिए वोट दिया था कि आप हुकूमत में बैठे और अपनी बात करें। ये कोई क्या हमें सारी मिनिस्ट्रियां चाहिए? तो क्या आप सिर्फ मिनिस्टर बनने के लिए बैठे हुए हो? हाँ, कभी सूबाई हुकूमतें भी जो है वो भी आंखें दिखा रही होती हैं। ऐसी बात है। अब देखो ना, इस वक्त सिंध का हाल सबसे बुरा पूरे पाकिस्तान में। यानी कि उसकी अपने डेवलपमेंट के पैसे उस पर नहीं लग रहे हैं। आप लाड़काना का हाल देखें, 90 अरब रुपए जो लाड़काना के नाम पे सैंक्शन हुए, वहां पे ना अस्पताल चल रहे हैं, ना वहां पे दवाइयां हैं, ना वहां पे कोई मतलब सड़कें। वहां के मुजरिम देखें इसी तरह पूरे पाकिस्तान में जहां जहां बेवकूफ बना के पैसे बनाए गए हैं, पैसे इकट्ठे किए गए हैं, तो मुझे जिन्होंने ये जुर्म किया है वो मुजरिम कहां पे है? सर यही तो प्रॉब्लम है। वो हमारे चीफ जस्टिस, मैं डैम को वहां पे झुपड़े लगा के बैठ जाऊंगा, डैम को मुकम्मल करूंगा, वो भाई तो कहाँ गए? वो गायब। देखिए ये प्रॉब्लम है। अगर हमारे यही सरकारी अफसरान जो भी हैं, इन्होंने इनको पाकिस्तान की किसी के अच्छे लोग मौजूद हैं यहाँ पे, मैंने ऐसे भी लोग देखे, इतने ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स हैं, इतने ईमानदार सरकारी अफसर है जो कि उनका ईमान है। वो कहते हैं हम अपने बच्चे को कोई हराम का निवाला नहीं देंगे। और अल्लाह, लेकिन बात यह है कि मेजॉरिटी अगर आप देखें कि भाई डुअल सिटीजनशिप में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन लोगों ने सब ने अपनी बाहर सिटीजनशिप भी ली हुई है और जहां ये रिटायर होते सीधे बाहर चले जाते। क्यों? कि उन्होंने पूरा अपना एम्पायर बनाया हुआ है। आज आप देखें ना 2016, 17, 18 के लोग आज नोटिस भेजे जा रहे हैं कि ये टैक्स आपने नहीं भरो, तो उनको क्यों पूछ रहे हो? पूछो उन अफसरान को जो उस वक्त जिम्मेदार थे। सही। सर कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, मेरा ख्याल है कि लाइन ड्रॉप हो गई है। खैर, बेरोजगारी में कुछ कमी आपको नजर आती है शुजात इस साल? अगर आप थोड़े देखें दोनों साइड, आप मुझे हकीकत जो है पहले वो बताइएगा, पर थोड़ा एक अच्छा गुमान क्या करते हैं आप? आपको होप्स कहाँ नजर आती हैं? गवर्नमेंट भी इस वक्त जो है ना अच्छी होप तो लगा रही है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी। सर
कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए ना हमेशा एक वो सेंटेंस चूज करती है जिसके अंदर आवाम बाहर निकले और उसको चीज को परचेज करे। इसी तरीके से इस हुकूमत ने भी एक स्लोगन रखा, नया पाकिस्तान, हजारों नौकरियां, हजारों लाखों घर, 1 करोड़ नौकरियां। सर करोड़ों, चलो ना, मैं थोड़ा सा शर्मा गया था, चले खैर है, करोड़ों नौकरियां, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त गुर्बत तो खत्म नहीं होने वाली इस साल, माजरत के साथ, पता नहीं मैं हूं या ना हूं, लेकिन इतना क्लियर कर दूं। बजट भी तो आने हैं ना सर, जब बजट आएगा तो आप यकीन करेंगे कि जो मैंने कहा था मिडिल तबका जो है वो पुअर हो चुका है, जो पुअर है वो इस वक्त जो है ना रोडों पर भीख मांग रहा होगा, जैसा आपने कहा कि भिखारियों के हवाले से। सर मैं बताता चलूँ आपको कि इस वक्त हमारी मईशत क्यों ठीक नहीं हो सकती है। वजह ये कि हमारे पाकिस्तान के अंदर हर रहमत, हर नेमत से अल्लाह पाक ने नवाजा हुआ है। ये ज़रखेज़ ज़मीन है, हर चीज़ अल्लाह पाक ने दी हुई है हमको, फिर भी हम लोगों के सामने दूसरे ममालिक में जाकर भीख मांगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है, हमारे पास इंजीनियर्स नहीं है, हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है। तमाम इंजीनियर्स, तमाम डॉक्टर्स बैरून मुल्क जाकर अच्छी सैलरीज ले रहे हैं और पाकिस्तान के लिए रो रहे हैं। मेरी अभी 1-2 दिन पहले बात हुई थी, वो वहां पर इंजीनियर है और एक अच्छी पोस्ट पे बैठा हुआ है और वो पाकिस्तानी कम से कम लाखों रुपए कमाता है। वो बोलता है भाई मैं रोता हूं अपने पाकिस्तान के लिए कि मेरे पाकिस्तान का हाल इस तरीके का हुआ है, मुझे जॉब नहीं मिली, मैं पूरी फैमिलीज लेके चला गया हूं। इसी तरीके से कितनी फैमिलीज हैं जो यहाँ से जो है गई है वहां पर और पाकिस्तान को रो रही है। रही बात बेरोजगारी करते हैं, बेरोजगारी की बात, एक कॉलर मेरे साथ है, बिल्कुल शामिल कर लें, फिर आपसे इसी वाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम। सॉरी आवाज कट रही है, कौन बात कर रहे हैं? शिहाद सर, जी, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ज़हीम भाई, आपके दोनों मेहमानों को जबरदस्त सलाम। अच्छा, एक बात मैं आज ये कह रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि वो जो टीम उनकी पुरानी भाई टीम तो क्या कर लिया, नून लीग वालों ने तब्दीली लाए, वो पीटीआई में चले गए, पीयूषवाड़ी वाले तब्दीली आए, वो पीटीआई में आ गए। मकसद ये नहीं है भाई वो डैम के पैसे ले गया, अल्लाह खैर कल्ला। सबसे पहले आप ये देखिए, आप किसके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं? क्या फ्रांस की आवाम के लिए, इंग्लैंड की आवाम के लिए, बरतानिया की आवाम के? अरे जिस आवाम की कर रहे हैं वो आवाम कहाँ है? मुझे यकीन करें 78 रुपए क्यों मिल रही है? मैं भी चुपचाप जाके ले आ रहा हूँ, मैं एक प्ले कार्ड लेके नहीं खड़ा हुआ कि भाई मैं 78 रुपए क्यों लूँ। ये आवाम जब तक बेवकूफ पड़ी रहेगी, सोती रहेगी, पूरी दुनिया में महंगाई के ऊपर करोड़ों आदमी रोडों पे आए हैं, हमारी आते ही नहीं, तो इसलिए सब समझते सब अच्छा है। इमरान भाई कहेंगे और अच्छा और अच्छा, वो सही कह रहा है, आखिर में मौत आ जाएगी, वो भी अच्छा है। तो इस तरह नहीं मुल्क चलता है। ठीक है, इससे आप इनसे तजिया ले लें भाई। ठीक है, आप इस हवाले से बात करते हैं, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। शाह साहब देखें, आपने अभी बात की कि ये मुल्क हमारे पास जो है इसमें वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, अल्लाह ताला की हर नेमत मौजूद है। फारूक साहब ने कहा कि अवाम जो है वो बड़ी टैलेंटेड है, बड़ी एक अच्छा जज्बा रखने वाली अवाम है, सब्र करने वाली, और वो जब सारा कुछ अच्छा है। देखें, ये वो रटे रटाए जुमले हैं जो हर वो शख्स बोलता है जो इक्तदार में नहीं होता। सही। और जैसे ही इक्तदार में जाते हैं, बहुत प्यारी बात, इसका जवाब बिल्कुल दूंगा मैं। जो जैसे ही इक्तदार मिलता है तो ये बातें सारी भूल जाते हैं। किसी को ये नेमतों की जो जगह है ये नजर नहीं आती, उस वक्त किसी को आवाम नजर नहीं आ रही होती, सब कुछ खत्म हो चुका होता है। सर बात यह है, भाई ने कहा कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो ईमानदार भी हैं। वो जो ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पता है कहां पर होते हैं, किन पोस्टों पर होते हैं? उनको जो फाइनल डिसीजंस होते हैं उनसे बहुत दूर रखा जाता है। ठीक है, हुड लाइन, साइड लाइन लगा दिया जाता है, सही है, ठुड्डे लाइन जो कहते हैं, ठुड्डे लाइन कहते हैं, उनको लगा दिया जाता है लाइन पर। वो बड़े उनको रखा जाता है कि साफ, भाई हमारा जो इदारा है वो बड़ा ईमानदार इदारा है, ये देखें कैसे तक। अंदरूनी लोग जो होते हैं वो बाहर के हायर किए हुए लोग होते हैं। सर आपने मुझे ये कहा कि इस वक्त बेरोजगारी, और आपने ये कहा कि हमारे पास अल्लाह पाक की हर रहमत है, लेकिन इक्तिदार में आते तो सब चीजें भूल जाते हैं। बहुत प्यारी बात। सर बात यह है कि जब मैं अच्छा काम करने निकलूंगा, जैसे वही खान साहब मैं काम अच्छा करने निकला था, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, हम उनकी इज्जत और रिस्पेक्ट करते हैं। वो ईमानदार भी है ना सर? ईमानदार है, बिल्कुल ईमानदार है, मैं कहूंगा, मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि मेरे पाकिस्तान की रेट को चैलेंज हो रहा है। मैं अपने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कैसे कह सकता हूं कि वो 2 नंबर है या वो करप्शन में मुलव्वस है? भले ही वो हो, लेकिन मैं इस वक्त मीडिया पे बैठकर मैं तो वही बात करूंगा जो
लोगों को सुनना चाहते हैं। सही है। सही है। बात यह है कि अगर यही बात है तो इस वक्त जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जो इस वक्त चला रहे हैं वही बात की धक्का देने वाली बात, तो सर एक बात मुझे ये बताइए कि जब वो एंटर होते हैं ना तो उनसे पहले ही पूछ लिया जाता है, भाईजान ये बता इतना पैसा कितना, कितना पैसा कितना, क्यों, कितना, किस लिए, पहले डील हो जाती है। अगर वो बोलता है 10 रुपए से कम, चलो फिर इसको पीछे लगाओ। सर ये वो बातें हकीकतन मैं बयान कर रहा हूं जो इस वक्त आम मैं मिडिल क्लास तक, गरीब क्लास तक से हूं, तक से हूं मैं। देके वो पोस्टिंगें देते हैं सर, पैसे देके पोस्टिंग अगर एक सिपाही को अगर नौकरी चाहिए ना, एक सिपाही लगना चाहता है, सर मुझे पता कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, अगर उसको छुट्टी चाहिए ना और अगर उसको 15 दिन जॉब पर आना है, 15 दिन उसको जो है घर पर आराम करना है, उसको अय्याशी करनी है आवाम के पैसों पर, तो सर उसके रेट्स अलग होते हैं। मैं बहुत सारी चीजें नहीं बोल सकता। दूसरी बात सर ये क्यों नहीं बोल सकते? बोले ना सर मुझे घर भी जाना है, रह गया सारा कुछ बोल दिया, बोले तो मैं नहीं बोले भैया बोलना सर मुझे सर पंगा नहीं, पंगे की बात नहीं बोलूंगा सर। मैं मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं सर, मैं एक इदारा चलाता हूं, तो उस इदारे के हिसाब से मैं सोच रहा हूं कि जो मेरे पास एप्लीकेशंस आती हैं, खुदा की कसम मैं मतलब मेरे पास इतने, मैं जब मुझ जैसे बंदे के पास वसाइल नहीं, जब मेरे पास एप्लीकेशन आती है तो मैं रोने बैठ जाता हूँ कि अल्लाह खैर कि इतने मिडिल क्लास तबका, गरीब तबका हो चुका है, लोगों के पास शादियों के पैसे नहीं है, अद्वियात के पैसे नहीं है, उनके इलाजों के लिए पैसे नहीं है। फिर आप कहते हैं कि जब वो एक सर्कल में शामिल होते सर उनको बनना पड़ता है। आपने कहा कि सब भूल जाता है और ये हकीकतन भूलना पड़ता है, वरना आप इक़्तिदार में नहीं आएंगे सर। इसलिए मैं सोशल एक्टिविस्ट सही हूँ। लोग मुझे कहते हैं कि तुम सियासत ज्वाइन करो, मैं क्यों ज्वाइन करूं? मुझे उन लोगों जैसा नहीं बनना। मैं बोलूंगा अपने पाकिस्तान के लिए बोलूंगा। रही बात अगर प्राइम मिनिस्टर की आपको इतनी ज्यादा फिक्र है तो हरीम शाह को स्टॉप क्यों नहीं किया जाता? वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त धब्बा बनी बैठी हुई है, पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रही है पूरे ममालिक में, उसको क्यों रोका नहीं जा रहा? वो भी एक बहुत बड़ा धब्बा है हमारे पाकिस्तान के लिए यार। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ बैठकर उनके तस्वीर और फिर धमकी दी जाती है। हमारे साइबर क्राइम सर्कल किधर है? एक आम सा बंदा अगर एक न्यू तस्वीर किसी की लेकर उसको लटका दिया जाता है 1 हफ्ता 1 महीने के लिए, और उस हरीम शाह को क्यों रोका नहीं जाता? यह भी हमारे पाकिस्तान की मईशत से रिलेटेड है, उसको रोको पहले जाकर आप माजरत के साथ। मैं आपने जो कहा वो इदारों को इस पे एक्शन लेना चाहिए सर, लेना चाहिए। खामोश क्यों बैठे हुए? खामोश क्यों बैठे हुए? सर वो कौन है, क्या है, किसने, सबको पता है। और फिर क्लियर कर दिया उसके पप्पा ने आकर, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। नहीं देखिए इस वक्त तब क्यों नहीं हो रहा था जब वो हवाओं में उड़ रही थी? तब क्यों रस्सी नहीं खींची गई? ठीक है। खैर बहरहाल देखिए हम इस वक्त हरीम शाह को दूर रखें सर। हमारा मईशत करते हैं सर। शेख साहब तो उनके साथ बैठे होते हैं, दुबई से कितने मामला हो रहे थे। बिल्कुल आप छोड़ो, देखें कुछ चेहरों पे पर्दा डाला जा रहा होगा जो उनको वहां तक लेके गए हैं और उन सबसे मुझ जैसा आम सा बंदा कमिश्नर हाउस का दरवाजा नहीं खोल सकता सर। नहीं, कमिश्नर हाउस का दरवाजा अपने हाथ से, अपने मुबारक हाथ से नहीं खोल सकता। वो बुलशिट वहां पर बैठ के पाँव मार रही हमारे इक़्तिदार, हमारे पाकिस्तान के ऊपर। आप सही कह रहे हैं, उस पे एक्शन होना चाहिए। सही नहीं कह रहे हम लोग किसी चीज को जो गलत हुआ है, वही तो कह रहे हैं कि कुछ चेहरों पे पर्दा डाला गया है, कुछ छुपाया जा रहा है, कुछ चीजें बताई नहीं जा रही होंगी आपको। एक्शन होना चाहिए, सख्त से सख्त तरीन एक्शन होना चाहिए। और उस मजाक बनाया हुआ जिसने अलाउ किया उस पर भी, अपनी टीम का जैसा भी है, जो भी है, कोई मिनिस्टर है, कोई वैसे MP है, MNA, जो हमारे पाकिस्तान के नाम को बदनाम कर रही है। देखिए ये ऐसे लोगों को यकीनन वो करना चाहिए। अब मैं आता हूँ मईशत के ऊपर। सर एक कॉलर पर प्लीज फिर उसको मईशत पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। फहीम भाई, मंजूर इलाही बात कर रहा हूँ हरिपुर। मंजूर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। खैरियत है? आज आप जरा अपनी तबीयत के, अपने मिजाज के बिल्कुल बरक्स बात कर रहे हैं। आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं जहाँ बैठ के इतने प्यारी बातें कर रहे हैं, ठीक है, अवाम तक एक बात, मेरा वो जोश और जज्बा तो मार ही गया है ना जी। मैं कैसे बात करूं, किस तरह बात करूं और किस तरह ना करूं? आपको मैं इतना बता दूं कि आप लिखते हैं महंगाई बेरोजगारी की बात, आप कितना प्यारा मुस्कुराते हैं, कितना प्यारा मुस्कुरा रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे आपके तमाम दोस्तों को बहुत बहुत सलाम। और मैं ये कहूंगा कि ये भाई कह रहे हैं कि अवाम को बाहर आना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए। मैं इनको कह दूं कि अवाम आएगी बाहर सड़कों पे महंगाई के बारे में आएगी, लेकिन लूटने के लिए आएगी, लोगों से छीनने के लिए आएगी। भूख जब बढ़ेगी ना तो ये खुद ब खुद बाहर आके लूटने के चक्रों में होगी। खुदा का वास्ता है, जितनी महंगाई हो गई है, जितनी बेरोजगारी हो गई है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मुझे बीवी से कल परसों मार पड़ी है। मैंने उसको 1000 रुपए दिया, मैंने कहा जब सौदा लेके चीजें लेके आ जाओ। 1000 रुपए का आटे का थैला मिला है,
वापस आई है, वो कद्दू कहती है 160 रुपए किलो है। वो क्या खाएं, टमाटर यहाँ पे 180 रुपए किलो है। सही भाई, कुछ करना पड़ेगा। सही बात, गवर्नमेंट कुछ करे करना या पड़ेगा। अवाम करे, किसी न किसी को कुछ करना पड़ेगा। खुदा के वास्ते मैं आपके चैनल के वास्ते कहता हूँ कि इस महंगाई के बारे में सोचें, वरना जो गरीब मरा हुआ है ना, वो जब मर के उठेगा ना, वो कहते हैं ना क्षमा बुझते बुझते कुछ ना कुछ कर जाती है। ये होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत लेकिन शुक्रिया। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम अवाम को भी ये बात कहता हूँ कि आप जिस हुक्मरान को भी लेके आए, उसे या तो आप उसको इख्तियारात भी दें, उतनी सीटें दें ताकि वो किसी से ब्लैकमेल ना हो और सही तरीके से काम करो। फिर 5 साल के बाद उसका एहतसाब करो अगर वो गलत कर रहा है तो, ठीक है ना। यहाँ जो लोग लूट के यहाँ से भागे हुए हैं, जो पैसा अरबों रुपए लेके यहाँ से निकल चुके हैं, वो तो आप देखिए। देखें, अवाम की बात कर और रहे हैं, अवाम अवाम आज इसमें भी उनको पिस रही है। वेलकम करने को तैयार है। देखिए यही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप अगर आपने वोट अपनी बरादरी के ऊपर देने हैं, अगर आपने वोट अपने चाचे मामों को देने, अगर आपने वोट इलाकाई सतह पे देने हैं, तो फिर आप पाकिस्तान की बात क्यों करते हो? आप दो उनको, या तो पाकिस्तान की बात करो, पाकिस्तान का सोचो और पाकिस्तान को एक कौम की तरह लेके चलो। सर, आप ऐसे वोट की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पिछले इलेक्शन में जब हार गई थी, तो धांधली की वजह से वो 120 दिन से ज्यादा जो है वो बाहर धरना दिया गया था, और कितने उस वक्त जो है वो धांधली पे जो है ना वो इश्यूज क्रिएट हुए थे। उससे पहले भी हर साल होते हैं, इस साल भी जो है वो धांधली पे जो है काफी ज्यादा इश्यूज क्रिएट हुए। इन्होंने कहा धांधली हुई। तो बायोमेट्रिक का हमने जिक्र सुना था उस वक्त कि हम जब गवर्नमेंट में आएंगे तो बायोमेट्रिक जो है ना वो निजाम जो है ना वो नाफिज कर देंगे वोटिंग का। तो उनका अभी इख्तिदार में है, इनको कोई याद करवाने की जरूरत नहीं है। कल को सर आप मुझे ये बताएं कि आपकी सिविल गवर्नमेंट जितनी भी है, उनके पास कितने इख्तियारात हैं? आपकी सिविल गवर्नमेंट जितनी भी है, उनके पास कितने इख्तियारात हैं? क्या वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकते? अच्छा, यानी कि ये भी पॉसिबल नहीं है इस दफा कोई। लेकिन अगर आप मकसद ये है कि जब तक आपकी सिविल गवर्नमेंट के पास पूरा इख्तियार नहीं होगा, हमारे यहाँ तो भुट्टो साहब कहते थे। तवक्को किससे रखें, मुझे बताएं, तवक्को किससे रखें? अगर अब अवाम तो गवर्नमेंट से तवक्को रखेगी ना, अब आगे उसके इख्तियार में है या नहीं है, वो किसके पास जाए, किसका दरवाजा कर? मैं बताता हूँ। देखिए पिछले 10 साल जिस तरह की करप्शन हुई इस मुल्क के अंदर, जो लूट खसूट हुई है, तो जाहिर बात है कि फिर आपके जो दूसरे करता धरता है वो इस चीज से कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे कि यार ये लोगों ने क्या किया। सिविल गवर्नमेंट अगर आपका सही काम करेगी तो आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी आपका साथ देगी। एक इस वक्त एक अच्छी बात है कि इस गवर्नमेंट में आपकी सिविल गवर्नमेंट और आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक पेज के ऊपर है और इनमें कोई इख्तलाफात फिल वक्त नजर नहीं आते, और ये अच्छी बात है। होता यह है कि जब सिविल गवर्नमेंट आपकी करप्शन करती है तो एक नाचाकी पैदा होती है, एक इदारों में एक फसाद पैदा होता है। तो ये चीज को सबसे पहले कंट्रोल करना है। जब आप अगर पावर में, आपके पास पावर है, मैं अगर हूं, आप मुझे देख रहे, मैं सही काम करूं, आप मेरा साथ देंगे। लेकिन आप मुझे देखेंगे अगर मैं गलत काम करूं, मैं लूट खसूट करूं, बोले यार हम तो वोटरों पे इतनी मेहनत करते हैं, अपनी जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं, हम सियाचिन में बैठे हुए हैं और ये जो है हमारा जो पैसा है लूट खसूट कर रहा है, ये क्या कर रहा है? तो जाहिर बात है कि आप जो मेरी कभी भी नहीं बनेगी। लेकिन जब वो ये देखते हैं, आप ये देखते हैं कि काम सही कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन ये रुकावटें हैं बीच में, तो फिर ये तजाद नहीं होता, वो आप मिलजुल के इंसान चलता है। तो इस वक्त हमें एक कौम बन के साथ मिलके चलने की जरूरत है, नेशन बन के चलने की जरूरत है। और इंशाअल्लाह अगर हम एक कौम हो जाएंगे, ये सारे मसले मसाइल, गुर्बत वगैरह, ये महंगाई सब कम हो जाएगी। लेकिन इस तरह हम बटे रहेंगे तो कभी भी कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। शुजात, प्रोग्राम का जो वक्त है वो अपने काम की तरफ आ गया। प्रोग्राम के इस हिस्से का शॉर्टली कोई आपके पास तजवीज है गवर्नमेंट के लिए कि जनाब ये अगर कर लें तो सारे मामला फैल जाएंगे? सर मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह पूरे पाकिस्तान की आवाम को आजमाइशों में डाला हुआ है, आजमाइशों पे आजमाइशें दी जा रही हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा अपने तमाम सरबराहान से जो हमारे पाकिस्तान को चला रहे हैं, जो हमारे इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, उनसे मैं कहूँगा कि जो प्रीवियस हुकूमतों के अंदर जिन लोगों ने
अयाशियों के लिए, अपनी आसाइशों के लिए जो है प्रॉपर तरीके से जो पैसा लेकर गए हैं उनको वापस लेकर आया जाए। ठीक है। और उनकी हमारी आजमाइशें जब यही खत्म होंगी, तजवीज़ है। जब उनकी आसाइशें खत्म की जाएंगी। ठीक है, और मेरा ख्याल है इसी पे ही काम कर रही है गवर्नमेंट कि उन लोगों को पकड़ के और एहतसाब किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, आपको भी सर बेहद शुक्रिया। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे कराची में शदीद सर्दी के लिए जो अवाम जो तैयार हो रहे हैं, इस हवाले से मुल्क भर में सर्दी की जो लहर, स्पेशली आज से पाकिस्तान के बहुत से हिस्सों में कहीं बर्फबारी होने वाली है और कहीं आज बारिश की तवक्को है, और कराची में भी बारिश की तवक्को है। बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में और ज़्यादा इजाफा होगा और सर्दी से पैदा करदा जो मसाइल हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगे। मुख्तलिफ शहरों में धुंध का सिलसिला भी जारी है, तो इसी हवाले से बात करेंगे अपने प्रोग्राम में कि हमें सर्दी से किस तरह अपना बचाव करना है। और स्पेशली कराची जैसे शहर जहाँ पे कोई 2-2.5 करोड़ के करीब लोग रहते हैं और ये सर्दी की तैयारी करने के हवाले से कोई इतना ज़्यादा मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी पड़ती नहीं है, मगर इस दफ़ा वाकई यहाँ पे भी सर्दी पड़ रही है और लोगों को किस तरह अपना बचाव करना है इस बारे में बात होगी। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा। मेरे साथ जो पहले मेहमान हैं ये माहिर माहौलियात हैं जनाब मुस्लिम रजा साहब, आपको हम खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ऑल वेल, इन कंट्रोल। जबरदस्त, जबर कंट्रोल में रहना चाहिए सब कुछ। और मेरे साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत हैं, ये इनका ज़्यादा ताल्लुक है खाने पकाने से, न्यूट्रिशनिस्ट हैं ये, और ये हमें बताएंगी कि सर्दियों में हमें अपनी खुराक में कौन कौन सी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जिससे हमारी सर्दी से लड़ने की ताकत जो है वो दुगनी हो जाए। मेरे साथ मौजूद है सबीन फातिमा, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सबीन साहब? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। गुड, माशाल्लाह। मुस्लिम रजा साहब, ये बताइए कि ये अचानक इतने सालों बाद पाकिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा क्यों हो गया? ये फिनोमेना जो है ये ग्लोबल फिनोमेना है। अच्छा, ठीक है ना। जैसे तुम देख रहे हो कि अभी मैंने कल बात हो रही थी कैलिफोर्निया जो का बड़ा मॉडरेट क्लाइमेट होता है, मैं जाता भी रहता हूँ वहाँ पर, तो वहाँ पर भी बर्फबारी हो रही है। ओके, ठीक है ना। तो क्लाइमेटिकल चेंजेस जो हैं वो इस दिहाई में शुरू हो चुके हैं। हाँ। और इसमें तुम्हें खुद भी महसूस हो रहा होगा, कराची में तुम रहते हो, क्या कराची में इससे पहले तुमने ऐसी सर्दी महसूस की जब महसूस कर रहे हो? तो इट मीन्स कि ये इसका इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया में आ रहा है इसका। कराची में हीटर्स आ गए हैं और गैस तो वैसे ही अवेलेबल नहीं है। बदकिस्मती यही है हमारी कि गैस जो है वो आज नहीं रही है, तो बहुत सी जगहों पे तो लोग जो है वो सर्दी में कोयलों पे खाना पका रहे हैं क्योंकि और कोई इनके पास हल नहीं है। बिजली से चलने वाले जो हीटर्स हैं उनकी एक बड़ी तादाद लोगों ने खरीद मार्केट में जो है ना वो फरोख्त हो रही है। लेकिन ये है कि वो चूंकि बिजली के टैरिफ इतने ज्यादा हैं कि वो हर आदमी इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। कि आप अफोर्ड तो नहीं कर सकते, मगर जहाँ पे छोटे बच्चे हैं क्या करें, वो उनकी बीमारी के सामने तो कोई चीजें नजर नहीं आती लोगों को। लेकिन ये क्लाइमेटिकल चेंजेस जो हैं, ये तगय्युरात जो है, मौसमी तगय्युरात, ये तो पूरी दुनिया इसको विटनेस कर रही है। जहाँ पर सर्दियाँ कम होती हैं वहाँ सर्दियाँ ज्यादा होती हैं, जहाँ पे गर्मियाँ होती हैं वहाँ पर सर्दियाँ हो रही हैं। ये सब चीजें, और ये सब किया धरा भी इंसान का अपना है। सही। अच्छा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में वो वेदर जो है वो बिल्कुल उल्ट होता है। जब यहाँ सर्दी होती है वहाँ गर्मी होती है, जब वहाँ गर्मी होती है। हाँ, तो कॉन्टिनेंट के साथ बिल्कुल। तो इस दफा वहाँ पे वो आग भी लगी है, वो फॉरेस्ट, जी हाँ, जंगलात में आग लगी है वहाँ पे। जैसे तकरीबन कोई 500,000 मिलियन के करीब जो जानवर हैं वो उसमें हलाक हो गए हैं और वो उसमें यकीनन जख्मी भी हुए हैं इसमें, और वो एक वाइल्ड लाइफ बहुत मुतासिर हुई है। बिल्कुल सही। तो खैर, तो ये वहाँ भी बदलाव कितने सालों बाद वहाँ पे इस तरह आग लगी है। और यहाँ पे पाकिस्तान में देखा जाए तो यहाँ भी कितने सालों बाद जाके तेज सर्दी पड़ी है। तो ये शिद्दत जो है ना वो नजर आ रही है मौसम में पूरी दुनिया में। आपने सही कहा, पूरी दुनिया। ये तो देखो ना, ये तो एक फिनोमेना ऐसा है जो अब हर बच्चा भी जानता है कि एक अरसे के बाद जो है पूरी दुनिया का जो है ना क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जो हम जब बात करते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, यही तो बातें सुन रहे हो ना, एक अरसे सुन रहे हो। ये क्या ये तमाम ये इम्पैक्ट्स हैं जो हमें नजर आ रहे हैं सब। ठीक है, तो क्या बारिश और ये बर्फबारी ये हमारी जमीन के लिए अच्छी है, पाकिस्तान के लिए? देखो, ऐसा है कि बर्फबारी बेहतर होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो जमीन में को नमी प्रोवाइड करती है। उन इलाकों में जहाँ पर लेकिन बहुत एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड।
अगर कहीं पर पता लगे कि जी आपको, फिर उसके दूसरे मसाइल शुरू हो जाते हैं। सिर्फ यही तो नहीं ना कि सिर्फ जमीन को नमी तो मिल रही है उससे, लेकिन उसके अलावा और जो मसले मसाइल उसमें पैदा हो रहे हैं, और जो बर्फ लोग फंस जाते हैं उन इलाकों में, लोग फंस जाते हैं, लोगों को सेहत के मामलात आ जाते हैं यहाँ पर, चूंकि जैसे तुमने कहा कि शॉर्टेज ऑफ एनर्जीज हैं, गैस नहीं यहाँ पर, बिजली नहीं, अगर आपका क्लाइमेट बहुत ज्यादा जो है नीचे आपका टेम्परेचर गिर जाएगा तो लोग कैसे कूप अप कर सकेंगे उसको। इस हालात में भी मतलब मैं बताऊं, मैं थोड़ा सा इसी रिलेटिव इसी से ताल्लुक रखता है कि मैंने भी गुज़िश्ता एक हफ्ते में कैंपेन की खुद, और वो इस तरह की कि तमाम लोगों में जो बेचारे यहाँ में कराची वालों ने विटनेस नहीं की ना इस तरह की सर्दियां, तो उनको जैकेट्स जो है वो जाकर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, ताकि कम से कम वो जो बेचारे फुटपाथ पे सो रहे हैं कम से कम उनको वो अपने आप को प्रोटेक्ट तो करें, क्योंकि एक नमूनिया एक ऐसी बीमारी होती है फौरी तौर पर असर कर जाती है फौरन। और वो पता है ये आपने बहुत अच्छा काम किया, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे, और ये हम लोगों की और हर उस शहरी की जिम्मेदारी है जिसको अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी हुई है कि वो अपने लिए अफोर्ड कर सकता है और अब किसी और को भी कोई चीज दे सकता है। बिल्कुल, अगर आप ये इतनी कैपेसिटी रखते हैं, इतनी सलाहियत रखते हैं, इतनी आपकी इस्तेदाद है, तो हम पे लाजिम है कि हम दूसरे की मदद करने के लिए बाहर निकलें 100%। क्योंकि देखो बात यह है कि देखो हुकूमत की मशीनरी कितना करेगी ये भी देखो ना। सही है। अगर इंडिविजुअल, मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे बात मैं कहता हूँ, देखो मैं तुम्हें आज ये बताता हूँ फ्रैंकली कि मैं खुद भी सेकेंड हैंड क्लोथ्स पहनता हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है इसमें, किसी कतन नहीं है। और मैं तुम्हें बताऊंगा, अभी मैंने मेरे साथ एक टीम रही है जिसमें मुबशर एक हैं, वो हिलाल हैं, इन्होंने मेरे साथ काम किया इसमें। और तो हुआ क्या कि हमने सिंपल बहुत सस्ती किस्म की लाइट हाउस से हमने वो ली जैकेट्स, एक वेंडर से हमने बात की, उसने कहा आपको जितनी जैकेट्स चाहिए मैं दूंगा आपको, और उसने हमें दी, और बहुत उम्दा क्वालिटी की। यानी तुम यकीन करो कि वो बच्चों ने, जिन बच्चों को हमने दी, बड़ों को, बूढ़े मेरे पास आते थे उनको दी, वो दुआएं देते थे, वो पहन के मैं जब पहनता हूं तो मैं कहता हूँ भाई हम जो ऐसे खरीदते हैं उससे कई दर्जा बेहतर होती हैं वो। सही है। अच्छा सबीन जी, आप बताइए कि सर्दियों में खाने किस किस्म के होने चाहिए, जिससे ग़िज़ा हमारी क्या होनी चाहिए कि हम सर्दी का मुकाबला कर सकें डट के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो खाने का जो हमारा रुझान है वो जंक फूड का ज़्यादा हो गया है बच्चों के अंदर। जैसे कि हमारे पहले खाने खाए जाते थे, गाजर का हलवा है, पिंडलियाँ बनाई जाती थी, गोल मखाने बनाए जाते थे, और सरसों के तेल में एक्चुअल में खाना पकाया जाता था। वो रुझान जो कम हुआ है उसकी वजह से बीमारियां भी बहुत ज़्यादा फौरी तौर पर अटैक करती हैं। तो उसके लिए बेहतर चीज़ ये है कि आप जो है वो सरसों को ऑयल जो है खाने में इस्तेमाल करें। और जैसे कि देसी खाने हैं, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया आपसे कि मतलब ऑयली सरसों का जो, जैसे हम साग बनाते हैं विंटर के अंदर, बाजरे की रोटी है, मकई की रोटी, ये सारी चीजें हमारे यहाँ से शॉर्ट हो गई हैं। वैसे बच्चे कम हो गई है? असल में कम इसलिए हो गई है कि बच्चों में हमने वो उस चीज की कमी शुरू से ही रखी है। हमारे यहाँ जो जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, इस तरह के फूड जो है वो घर में इस्तेमाल बनाए भी नहीं जाते, जबकि मैं खुद ये पर्सनली अपने घर में इस्तेमाल करती हूँ सारी चीजें। जैसे कि सरसों के तेल की मैंने आपको बात बताई, सरसों का तेल खाने के साथ लगाने में भी इस्तेमाल किया जाता था, हम बच्चों को लगाते थे। जब वो भी नहीं लगाते, उससे भी एलर्जी हो जाती है, कहते हैं वो दाने हो गए, उनको सूट नहीं करता। डॉक्टर्स ने मना कर दिया, असल में बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे कहते हैं नहीं जी तेल लगाने की जरूरत नहीं है सर पे। नहीं, जबकि मैं कहती हूँ कि ये लाजमी है, कंपल्सरी है। अब जब बच्चा शावर लेके निकलता है तो हम उसको पहले ऑयल करते थे, और सरसों का तेल पिंडलियों में, हाथों में, सीने पे स्कूल जाते थे, मुझे याद है तेल लगाते थे, और वो कंघी करने के बाद ना वो ऐसे बह रहा होता, 2 घंटे बाद जो है ना पूरा मुंह आपको ऑयल से चमक रहा होता था, मगर लगाना होता था हमें उसके बगैर। लेकिन देखो ना, ये मुझे बताओगे अगर तुम एक रेशो देखो बीमारियों का, मैं वैसे बता रहा हूँ, देखो बालों में हमारे वक्त में जब हम नेचर छोटे हुआ करते थे तो हमें उस वक्त हम अपने माँ बाप के काबू में थे ना, हमें माँ बाप कहते थे कि भाई जैसे बच्चे हमारे काबू से निकल जाते थे फिर अपनी मनमानी कर रहे होते हैं। लेकिन क्या कि वही तेल जैसे उन्होंने कहा कि सरसों का तेल लगाया जाता था, इससे बालों में एक इतनी चमक होती थी, बालों में उनमें एक हेल्दी पन नजर आता था बालों में। मगर अब ये देखिए ना, नस्ल दर नस्ल वो जो चीजें थी ना, वो कदरें, वो इक़दार जो मुंतकिल की जा रही, लेकिन वो फिर वापस भी आ रही है। वो चीज है वापस, आप देखें कि वक्त के साथ साथ सारी चीजें बैक हो रही हैं। वो इसलिए हो रही हैं कि लोगों को खुद इस चीज को रियलाइज हो रहा है, एहसास करते हैं लोग कि जो चीजें हमने खाई हुई हैं वो हमारे बच्चे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब जैसे कि अंडे की जर्दी है, अब हर चीज को एलर्जी में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है।
पानी है तो उसमें इन्फेक्शन है, आपको कच्चा पानी नहीं पीना, नल का नहीं पीना, मिनरल वाटर यूज करना, आप वही पानी बॉयल करके पिए तो वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। ठीक है, इसी तरह जो है आप ऑयल का इस्तेमाल, जैसे कि मैं बता रही हूँ, सरसों के तेल को अच्छी तरह पका के उसको कड़का के और रखा जाता था और उसके अंदर खाने पकाए जाते थे। अब ये कि आपको पता, एक तो हर चीज ब्रांड, अच्छा उसके घर में क्या पक रहा है, उसके घर में कौन सा तेल इस्तेमाल हो रहा है, इस वक्त ब्रांड किसकी सबसे ज्यादा आ रही है, मशहूर कौन सी, ये इस चीजों तमाम चीजों से लोग वापस आ रहे हैं इन चीजों की तरफ और आना भी चाहिए। ऑर्गेनिक की तरफ वापस आ रहे हैं, मगर हर्बल की तरफ, ऑर्गेनिक की अच्छा तरफ। एक चीज और है कि जैसे हींग का हम इस्तेमाल करते थे, अब मेरे ख्याल में आई थिंक हींग जो है हमारे बहुत कम ही घरों में देखने में आती है, सुनने में आती है, वरना हम बच्चों को सर्दियों में, जैसे अब कराची की सर्दियां जैसे कि पहले हमने नहीं देखी अपने उसमें अपने टाइम में भी हमने इतनी सख्त सर्दी नहीं देखी थी जिस वक्त पड़ी। तो मैं यही अपने देखने वालों को कहूंगी कि हींग जो है वो कपड़े में बांध के और उसको बच्चों के पैरों पे बांध दे। तो हींग कमरे में घुसेगी, बच्चे कमरे से बाहर भागेंगे, इतनी उसकी स्मेल। नहीं, लेकिन ऐसा है फहीम कि वो ये आदि खुद करना पड़ता है। हाँ। ये आप माहौल को, या आप हींग का इस्तेमाल खाने में कर सकते हैं, अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ। अजवाइन खाने में से कम हो गई है, आप उसको, जरूरी नहीं कि आप उसको किसी खाने में ही है, आप उसको जैसे मैंने बताया कि गोल मखाने हैं, पिंडियां हैं, हलवा है, हलवे के अंदर भी हम अजवाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, वो बहुत सेहत के लिए फायदेमंद है। अच्छा, हम बात कर रहे थे जो खानदानी अक़दार होती थी, तो कुछ ऐसी चीजें, डिशेस वगैरह जो अपनी बच्चियों को वो माँ बाप सिखाया करते थे, जिस तरह हमारी माओ तक ये सिलसिला रहा कि वो अचार घर में बनाया जाता था, ठीक है, मुरब्बा घर में डाला जाता था, और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ किस्म के हलवे और ये पंजीरियाँ, पिन्नियाँ, टिक्कियाँ, ये सारी चीज़ें, सर्दियों की सौगातें जो हैं ये घरों में तैयार की जाती थी। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ना हमें लगता है कि ये डिप्लीट हो रही हैं। हाँ, अगर इसकी वजह इस जनरेशन से भी आगे ना पहुंचा ना तो ये रुक जाएगा। सिर्फ ये बड़े बताया करेंगे, हम लोग बुढ़े हो गए, हमारे दौर में तिल नहीं होते, आप ये तस्वीर दिखाता हूँ गूगल पे आपको, इसकी पिन्नी होती थी। फहीम, इसकी जो इसका जो रूट कॉज है ना वो सबको मालूम है। देखो रूट कॉज है कि हम जिस एरा में है ना वो मैकेनाइज्ड एरा है, ठीक है ना। ये तुम्हें याद होगा, तुम छोटे हो गए बहुत, कि हमारे माँ बाप जो थे वो माँ बाप अपनी औलाद को टाइम दिया करते थे, हाँ, ठीक है ना। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम हुआ करती थी, जिसमें दादा भी होते थे, दादी भी होती, नाना भी, वो टिप्स ही बताया करते थे, वो तमाम इखलाकियात पे नजर भी रखते थे बच्चों की कि भाई। लेकिन अब चक्कर ये है कि इतना मैकेनाइज्ड दौर है, इतना समझ लो कि एक पुराशोभ दौर है कि जिसमें हर बंदा दौड़ रहा है, भाग रहा है। अगर हाउस वाइफ को टाइम मिलता है तो सेल अपना उठाती है और उस पर शुरू हो जाती है। यानी ये वो मुझे बताओ कि जैसे कह रही हींग है, जैसे कह रही है उसका सरसों को तेल को पहले कड़ाका कर इसको कड़ाकते थे, उसके बाद किसके पास है अभी तो कहते हैं पैकेट भी वो दे जिसके ऊपर वो। तो ये है कि हाउस वाइफ आएगी तो अपने बच्चे को वो 2 मिनट के लिए, अभी इस वक्त देखो क्या ट्रेंड हो गया कि बच्चों को पहले बच्चों को बड़ी अखलाकियात का दर्स दिया जाता है, उनको वैल्यूज समझाई जाती थी। अब क्या है कि अब माँ जो है वो एक गैजेट पकड़ा देती है बच्चे को और वो बैठ के अपने कार्टून करता रहता है। वो कहती है, माँ सोचती है भाई जान छुड़ गई बस से। सबसे अच्छा बेबी सिटर जो है इस वक्त ये टैब जो है यही है, Exactly. फोन वगैरह और ये यूट्यूब आपका। लो जी, एक वक्फा है, वक्फे से वापस आ रहे हैं और बात करते हैं मजीद इसी हवाले से। आप दोस्तों की कॉल्स भी लेने की कोशिश करेंगे, कहीं मत जाइए। अब तक वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फहीम अब्बास और हम सर्दी की बढ़ती हुई शिद्दत के हवाले से बात कर रहे हैं। मेरे साथ स्टूडियो में सबीन फातिमा मौजूद हैं और मुस्लिम रज़ा साहब मौजूद हैं। मुस्लिम रज़ा साहब से हम ज़रा मौसम के बारे में ज़रा मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। देखिए, कुछ शहरों में धुंध भी है इस वक्त, और ज़रा ये धुंध, फोग और स्मोग, इसमें फ़र्क क्या होता है और इसमें फोग नुकसानदेह है, स्मोग नुकसानदेह है, क्या है, जरा इस बारे में थोड़ी सी मालूमात दीजिएगा। देखो, एक चीज होती है जिसको तुम फोग कहते हो, यानी धुंध, ठीक है ना, या कोहरा भी कहते हैं उसको, ठीक है। इसमें तो कोई ऐसी उसका कोई वो नुकसान नहीं है, ये तो पानी के बुखारात, पानी के बुखारात उठ के वो, ठीक है ना। और जो स्मोग होती है ये एक खतरनाक चीज है। अब वो क्यों खतरनाक चीज है कि इसको कहते हैं फोटोकेमिकल। और ये होता कैसे है कि जो जितनी भी कसाफत होती है ना, पोल्यूशन जो होती है, इसमें ये होती है, तुम समझ लो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। जब ये सर्दी का मौसम होता है तो इसमें क्या होता है कि ये सन से जब इंटरेक्ट करती है नाइट्रोजन ऑक्साइड, तो
क्या होता है कि ये स्मोक क्रिएट हो जाती है, और ये वो कसाफत होती है जो आपको स्टेगनेंट हो जाती है। सर्दियों में विंड का ब्लो कम हो जाता है, तो इसलिए उसको तेजी से विंड ब्लो नहीं कर पाती, और ये एक तरीके से समझ लो लो लेवल ओजोन हो जाती है, लेयर बन जाती है लो लेवल। अच्छा, तो उससे क्या होता है कि देखो, ये बात मैं अक्सर प्रोग्रामों में बताता हूं कि हम जब किसी टॉक्सिक की बात करते हैं, किसी ऐसी जहर आलूद चीज़ों की बातें करते हैं, तो देखो जो चीज़ें तुम थ्रू माउथ लेते हो ना, वो तो 30% होती है। 70% जो हम टॉक्सिक्स ले रहे होते हैं, या जो हमारी जो पोल्यूशन जो होती है, वो थ्रू एयर हमारे अंदर एंटर हो रही होती है। तो अब जहां जहां स्मोक हो गया, क्योंकि नेचुरली हमारे यहाँ फैक्ट्रीज भी हैं, इसमें क्या होता है, गाड़ियों का जो स्मोक इमिट कर रहा होता है, उसकी वो भी न्यूट्रिएंट्स उसके जो है वो आबो हवा में उसके भी पोल्यूटेंट्स मौजूद होते हैं। फिर कोल जो होती है, कोयले की जो फैक्ट्रियां हैं, फिर उसके अलावा तुम ये समझ लो कि जो फैक्ट्रियां इमिट कर रही होती है, इमिशन कर रही होती हैं, यानी पोल्यूशन, वो सारी पोल्यूशन जो है वो एक तरीके से दूसरी सूरत में जब स्मोक नहीं होती तो वो तो एयर ब्लो करके उसको ले जाती है, लेकिन जब सर्दी का मौसम होता है तो यही जो मैंने तुम्हें बताया कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये इंटरेक्ट करती है किससे, सन से, और उसके बाद स्टेगनेंट हो जाती है, रुक जाती है वो। अब जब आप इनहेल कर रहे होते हैं उसके अंदर, तो डायरेक्ट आपको पोल्यूशन आपके अंदर जा रही होती है, और दैट इज वेरी हार्मफुल, क्योंकि उसमें बहुत सी चीजें, उसमें एलर्जीज भी हैं, उसमें कैंसर्स भी हैं, और बहुत सी चीजें उसमें। और इसका तुमने भी देखा होगा, हम अपने बचपन में सोचा होगा, तुमने कोहर सुना होगा, तुमने धुंध सुना होगा, तुमने स्मोक नहीं सुना होगा, क्योंकि स्मोक का ताल्लुक जो डायरेक्ट उस पोल्यूशन से है। और चूंकि अब हमारा मुल्क जो है ये उन 10-12 मुल्कों में मोस्ट आलूदा, मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री बन चुका है, तो जहां पर कोई पैरामीटर्स नहीं है। खासकर पंजाब में तो लोग कॉटेज इंडस्ट्री शुरू हो गई हैं, वहां तो अंदर बिल्कुल शहरों के बीचों बीच लोगों ने फैक्ट्रियां बनाई हुई हैं, उसके अंदर से भी जो इमिशन हो रहा है, जो पोल्यूशन निकल रहा है, वो फिर जाके वही पोल्यूशन जो है वो फिर एनवायरमेंट में इंटरेक्ट कर रहा होता है, और हमारे सही सही सही। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा सबीन साहब, ये बताइए कि ड्राई फ्रूट जो होता है ये कितना जरूरी है सर्दी से बचने के लिए? देखिए, ड्राई फ्रूट तो हर सीजन में ही ज़रूरी है, लेकिन ये क्योंकि स्पेशली सर्दियों में ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट जो है ना गर्म होते हैं, कि जैसे आप खजूर का इस्तेमाल हम खाली रमजान में करते हैं, उसके बाद हम उसको बंद करके रख देते हैं, जबकि वो भी एक ड्राई फ्रूट के अंदर आती है। उसका अगर हम इस्तेमाल जो है वो रूटीन में करें तो वो भी बड़ी फायदेमंद होती है हमारे लिए। इसी तरह जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे ब्रेक में कि इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं ड्राई फ्रूट कि उस तक पहुंच जो है हमारी बहुत मुश्किल हो गई है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप कम इस्तेमाल करें, लेकिन खाएं ज़रूर, चाहे वो आप उसको किसी फूड में खाएं या आप उसको खाली सिंपल उसको इस्तेमाल करें, लेकिन आपको उसको इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उसमें जैसे कि अखरोट है, ठीक है, अखरोट है, गर्म होता है। चिरगोजे की तो हम बात ही नहीं करेंगे, चिरगोजा तो बहुत ऊपर चला गया। और मखाने, जैसे हम अभी मखानों की बात करें, इतने एक्सपेंसिव हैं वो कि वो 6,000 रुपए किलो, बताएं इनफ है कि हम उसको दूर से देख के जो ना वो वापस चले जाएं, सर्दी हमारी वैसी खत्म हो जाएगी। तो चिरगोजा भी कोई 7-8 हजार रुपए किलो तो है इस वक्त, 8,000 रुपए। अच्छा, स्मोक के जैसे ये बात करें तो उसके लिए बड़ा अच्छा है कि जो सांस के पेशेंट होते हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है इस मौसम के अंदर, उसके लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, मैं शेयर कर देती हूँ कि शहद जो होता है, शहद के साथ जो है अगर हम बलाई जो होती है, जो दूध के ऊपर बलाई आती है, उसको शहद में मिक्स करके खाएं तो वो जो हमारे फेफड़े होते हैं इस मौसम में खुश्क हो जाते हैं, तो वो उसके लिए बहुत फायदेमंद होती है। सही। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम, मैं शहाबत बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। शेख आबिद साहब पिंडी से आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं, ठीक हैं आप? क्या हाल है? और भाई ठीक हो ना? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा करम अल्लाह ताला का। आप बताइए मौसम कैसा है पिंडी का? अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है। अच्छा बताइए बताइए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि आजकल खाने बने बनाए खाने मिलते हैं ना बाजार से, ठीक है, ये लोग ले आते हैं, फिर बोलते हैं हमारी सेहत खराब हो गई है।
ठीक है ना। फिर इसके बाद जो लोग नाश्ते करते हैं सुबह 11-12 बजे नाश्ते करते हैं, ठीक है ना, फिर इससे भी सेहत खराब होती है, ठीक है ना। मतलब पुराने वक्तों में लोग सुबह सुबह उठते थे ना, सुबह सुबह नाश्ता बनता है, सारा हमारे में स्कूल जाने ये वो। अभी जो मतलब जितने देखते हो बंदे सुबह 11 बजे चने उठाए छापरों में बदले के जा रहे हैं, सही है ना। अब वो वक्त नहीं रही। अच्छा, उसके बाद जो बोतलें आ गई, पेप्सी, सामान आती है, वो बेकरी का सामान मेरे ख्याल छोड़ना चाहिए, जो रोटी छोटी है मतलब चीज मतलब फ्रेश खानी चाहिए। तो इस वजह से इंसान जो है ना कहाँ बीमार हो रहा है। सही है शेख साहब, हमें समझ आ गई, आप सही कह रहे हैं, ये वक्त बदल गए हैं और पहले वाली बातें नहीं रही हैं। और शेख साहब को शायद ये पता नहीं कि सुबह 6 बजे अब नाश्ता इसलिए नहीं कर सकते, गैस नहीं आ रही होती अच्छा, नहीं, गैस के अलावा भी देखे ना सिस्टम किस तरह बदल गया है कि पहले मुझे याद है कि मैंने तो अपने बचपन में देखा है, कोई इतना मेरा पुराना बचपन भी नहीं है, मगर ये बता रहा हूँ कि अभी कुछ वक्त में ही सारा कुछ बदल गया। 20 साल पिछले चले जाओ, 30 साल पहले। नहीं कम बोलते, 1-2 15 साल साल पुरानी बात बता। अच्छा, तो जैसे सुबह सुबह पराठे और मतलब ऑमलेट वगैरह या दही का इस्तेमाल नाश्ते में लाजमी होता था, गर्मियों में, लस्सी वगैरह ये घर में। अच्छा, नाश्ता जो है ना हैवी हुआ करता था, बिल्कुल। दोपहर का खाना भी इसी तरह, रात में थोड़ा सा हल्का फुल्का खाना खा के सो गए। अभी निजाम बिल्कुल उल्टा हो गया। बिल्कुल। सुबह कोशिश करते हैं लोग खाली पेट निकले, नाश्ता करें ना। अगर कोई बहुत ही ज्यादा आप फैशनेबल है अपनी तरफ से तो आपने खाली कॉफी का कप पी लिया या आपने एक चाय का कप पी लिया और आपका नाश्ता हो गया। ठीक है। दोपहर में आपने फिर कुछ थोड़ा बहुत सैलेड वैलेड खाया, एक जो भी थोड़ा बहुत खाना खाया आपने, मुनासिब पूरा भी खा लिया। रात को आपने पेट भर के खाना खाया, कि जिस तरह पता नहीं सुबह होनी कि नहीं होनी, दोबारा खाने को मिलना है कि नहीं मिलना। जबकि बिल्कुल ये बिल्कुल उल्टा है। उल्टा है। हाँ। ये कहते ही हैं, मतलब ये बिल्कुल अभी से नहीं है, मतलब एक शुरू से इसका एक फलसफा है कि आपको नाश्ता हमेशा हैवी करना है। हाँ, हाँ, ठीक है ना। Heavy, और healthy रात का दोनों, खाना आपको जी। बहुत लाइट लेना है, क्योंकि रात में इम्यून सिस्टम आपका और आपका मेटाबॉलिटिक सिस्टम जो था वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है इस वक्त। और उससे वो हाजमा नेचुरली नहीं होता, वो उस तरह नहीं होता। तो लेकिन ये चूंकि ट्रेंड बहुत सी चीजों के उल्टे चल रहे हैं, जो हम खुद देख रहे हैं। हम कुछ दिन पहले भी बात कर रहे थे कि अभी पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे इस वक्त रात के टाइम जो ढाबे वगैरह जो बने हुए हैं, वहां पे आपको एक पराठे का एक ट्रेंड शुरू कर दिया है। आधी रात को पराठा खा रहे हैं आप जाके जनाब। बिल्कुल। और वो भी लेट नाइट। मजेदार बात ये है कि वो ट्रेंड भी तुम देखो 10 बजे के बाद लोग वहां पर गैदर होते हैं ज्यादा। और बाजार का पराठा है, और बाजार का पराठा, बाजार का ऐसे नुचड़ा हुआ घी। तो अच्छा जी, तो बताइए कि सर्दियों में कौन कौन से खाने जो हैं बनाए जा सकते हैं आजकल घरों में, जो उमूमन इस्तेमाल नहीं करते, या जो मौसमी जो सब्जियां वगैरह हैं उनका बताइए कि वो कौन सी ज्यादा फायदेमंद है आज। देखें, जैसे कि सर्दियों में एक बहुत अच्छी सब्जी है, कुल्फे के नाम से आती है वो, ठीक है, साग, जिसमें जो साग में शामिल की जाती है। कुल्फा जो होता है वो इस्तेमाल करें, मेथी इस्तेमाल करें, तमाम सब्जियां जो, और सर्दियों में स्पेशली इतनी अच्छी सब्जियां आई हुई होती हैं कि जो पूरे साल आपको सब्जियां नहीं मिलती। मूली है, फूल गोभी है, जी बहुत सारी चीजें, वो ये पालक का साग है। हाँ, पालक का साग, अच्छा, पालक का साग बनता है। ठीक है, फुल ऑफ आयरन होता है वो। साग को जो है आप मुख्तलिफ तरीकों से बना सकते हैं, जैसे मैंने बताया कुल्फे के अंदर, मेथी के अंदर, और एक और आता है वो जो चुकंदर के जो पत्ते होते हैं, उसका साग बनता है। और यानी आप बता रहे हैं कि जितनी भी पत्तों वाली जो सब्जियां हैं, मतलब जो ये पत्ते वाली ग्रीन कलर के जितने भी सब्जियां, गाजर कितने विटामिन हैं उसके अंदर यार। असल में देखें, बेसिकली जो है ना, सर्दियों के अंदर ये कुदरती बात होती है, अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि सर्दियों के अंदर जो सब्जियां होती हैं वो इतनी फ्रेश होती हैं, और क्योंकि गर्मियों में आपको पता है सब्जी वैसे भी खराब हो जाती है, मुरझा जाती है, धूप में जल जाती है, लेकिन सब्जी सर्दियों के अंदर फ्रेश होती है, अच्छी होती है, उसका इस्तेमाल बहुत फायदेमंद होता है। और जैसे कि मूली हम जॉन्डिस के अंदर पूरे साल तलाश करते हैं कि कहीं से मूली मिल जाए, उसको रख दे शबनम के, उस पे कुछ थोड़े से असरात आ जाएं और उसको खा हाँ, वो जो ऐसे फूल बन जाता था। जी जी जी, वो हम पूरे साल ढूंढते हैं उसको मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन जब सर्दियां आती है तो कुदरती तौर पे आपके पास वो चीज मौजूद होती है। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, आप उसका इस्तेमाल करें। मूली के पत्ते होते हैं वो बहुत फायदेमंद होते हैं। लोग इन चीजों को असल में लोगों ने अब छोड़ दिया है, नजरअंदाज कर दिया है। और बच्चों को देखें, वही अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि बच्चों की तरबियत में हमारी खुद बहुत इम्पोर्टेंट हम है कि हम बच्चों को किस तरीके से हमें खाना देना है।
हम बच्चों को जो चाहे हम खिला सकते हैं। अगर हम बच्चों को बर्गर खिला सकते हैं तो हम बच्चों को ये चीजें भी खिला सही है सकते जी। हैं। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो हेलो, मेरा ख्याल है कि लाइन फिर से ड्रॉप हो गई है। दोबारा कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए ये नंबर जो है ये आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे आप कॉल कीजिए और प्रोग्राम में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं तो जरूर अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। अच्छा सर, आप बताइए कि कराची में जिस तरह हम बात कर रहे हैं, आपने पहले कहा कि सर्दी की शिद्दत बढ़ गई है, लोग जो हैं वो जिनके पास रहने को छत नहीं है या वो जो इस मौसम से सबसे ज्यादा जो असरअंदाज होने वाले लोग हैं, उनकी आपने मदद के लिए वो आपने कहा कि जैकेट्स वगैरह और जो गर्म कपड़े जो हैं वो आप दें, तो ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं, आपके घरों में अगर आपकी अलमारियों में कपड़े पड़े रह गए और कोई सर्दी से ठठरता रह गया तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी आपको जवाब देना पड़ेगा। बहुत सख्त जवाब देना बेशक 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 ऐसा। तो ये बताइए कि हमें इस सर्दी के लिए वैसे अपने बच्चों को किस तरह महफूज रखें हम लोग, और क्या तैयारी करनी चाहिए, आप भी कुछ हमें बताइए। देख रहे हैं फ़हीम, हमने बहुत सी चीज़ों को, जैसे अभी इन्होंने कहा कि हमने नज़रअंदाज कर दिया, और वो बहुत ही ऐसे नुस्खे हैं जिनको टोटके भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसमें आपका कोई खर्च नहीं होता। जैसे मैंने अभी एक किताब मैं पढ़ रहा था, एक डॉक्टर ह्यूमन थे जो बहुत बड़े डॉक्टर थे, और उन्होंने एक किताब अपनी लिखी, और उसके बाद जब वो मतलब ने उस किताब को उन्होंने नीलाम किया, तो बड़े बड़े लोगों ने, डॉक्टर ह्यूमन चूंकि बहुत बड़े डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि इनकी किताब को मैं खरीद लेना चाहिए। तो उसमें एक ऐसा उम्र रसीदा शख्स था जो बीमार रहता था, उसने सबसे बड़ी बोली लगाकर वो किताब खरीद ली डॉक्टर ह्यूमन की, और उसके 99 पेज खालिज थे, और उसके एक पेज के ऊपर एक नुस्खा लिखा हुआ था। तो जब वो नुस्खा क्या था, वो नुस्खा ये था कि आप अपने पैरों को गर्म रखें और सर को ठंडा रखें और पैरों को गर्म रखें। तो जब उस शख्स ने, जिसने वो नीलाम से किताब ले ली, तो लोगों ने कहा भाई तुमने तो बहुत बड़ी बोली दे के किताब ली। कहते हैं मैंने नहायत सस्ते दामों किताब खरीद ली। तो ये क्या टिप है? देखो, हमारे जब बड़े बूढ़े थे, हमें हमेशा देखो सुबह के वक्त हम जब बगैर चप्पलों के भागते थे तो मेरी माँ मेरे पीछे पीछे भाग रही होती थी, और वो कहती थी चप्पल पहनो। क्यों? वो दैट वाज द रीजन कि थ्रू फुट, बेयर फुट के साथ आपको सर्दी लगती है, और इससे बहुत सी बीमारियों से आप बच जाते हैं। आज डॉक्टर ह्यूमन की जो मैं बात बता रहा हूँ, ये तो यूरोप का बंदा था, और उसने अपनी किताब में आखिर में लिखा था, उसने ये भी कहा कि मैंने किताब बहुत सस्ती खरीद ली है, एक नुस्खा। तो इस तरह हमारे यहाँ चूंकि एक पूरी इंस्टीट्यूशन रहती थी, जैसे मैं बताता हूँ, दादा दादी नाना नानी, ये हर वक्त अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते थे और बता रहे होते अपने। और अब चक्कर ये हो गया, हम जिस तरह अब जिस माशरे में हैं, अब वो उसमें एंटीबायोटिक का इतना जोर हो गया, मेडिसिन का जोर। जरा सा बच्चे को जुकाम हुआ, खट करके उसको आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले गए, उसने लाइन लगा दी एंटीबायोटिक्स की। तो देखो एंटीबायोटिक्स जो है वो भी हमारी बॉडी अब जो है बर्दाश्त नहीं करती है। एंटीबायोटिक आज से 5 साल पहले जो एंटीबायोटिक्स देते थे, हाँ, वो आज काम नहीं करती है। उससे 5 साल पहले जो लेते थे वो आज का, जब तो इसको कहते हैं ना थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। ये क्या है? ये है कि हमारा इम्यून सिस्टम उस एंटीबायोटिक पर हावी आ गया है। अब वो एंटीबायोटिक काम नहीं करती। अब नेचुरली बहुत सी पेंसिलिन हो गई, ये होगी, जो जमाने में टीबी का इलाज किया करती थी, आज वो पेंसिलिन कोई भी नहीं देता, क्योंकि वो एंटीबायोटिक जो है वो अब तो थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक की बात हो रही है। तो बात सिर्फ ये है कि अभी भी ताकतवर हो गए, अभी भी हमारा माशाल्लाह जो हमारा ईस्टर्न कल्चर है उसमें इंस्टीट्यूशन बड़ा मजबूत है। अगर हम अपने इन नुस्खों पे जाएं तो देखो, सबसे बड़ी बात है पैसे हमारे कितने बचते हैं। अब बताओ दवाइयां कितनी महंगी हैं, और ये याद रखो कि एंटीबायोटिक खाने का मतलब ये होता है कि एंटीबायोटिक एक चीज को तो क्योर कर रही होती है, 4 चीजों को डिस्ट्रॉय कर रही होती है आप। सही बात। लेकिन ये जो देसी टोटके जैसे है भाई, एक जमाने में याद हो, अजवाइन, पेट में दर्द होता है, अजवाइन का पानी उबाल के पिला दिया जाता है। आज जब बच्चे को पेट में दर्द होता है, सबसे पहले उसका अल्ट्रासाउंड होता है। अब बच्चे को उस जमाने का अल्ट्रासाउंड, उस जमाने में मेडिकल प्रैक्टिशनर जो था वो एक प्रैक्टिशनर हर चीज का इलाज करता था। आज चूंकि इतना क्लासिफाइड हो चुका है कि हर बंदा जो है ना, उसको जरा सा कोई अगर तकलीफ हो जाती है तो फौरी तौर पे वो किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएगा। वो ENT अलग बता रहा होगा, उसका जो है नेफ्रोलॉजिस्ट उसको किडनी के बारे में बता रहा होता। तो ये चीजें जो है, ये अब चूंकि बात ये है कि एक माशरे में वो दौड़ चल
चल पड़ी है, इसमें कमर्शलाइजेशन बहुत आ गई है, इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी इन्वॉल्व हो चुकी है, सारा ये विशेष सर्कल है ये। सही सही सही। अब मगर फिर भी वापस अच्छी बात यह है कि हम वापस ऑर्गेनिक की तरफ, हर्बल की तरफ आ रहे हैं। पूरी हाँ, दुनिया, मैं अभी अमेरिका गया तो वहां पे मैं हैरत में बढ़ गया, बड़े बड़े स्टोर्स लिखे हुए ऑर्गेनिक स्टोर्स। हाँ बिल्कुल सही सर। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? जी अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद बात कर रहा हूँ पोर्ट कासिम से। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। कैसे आप बताएं, आप कैसे? ठीक हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम आप लोगों का, और जो टॉपिक आप लोगों ने सेलेक्ट किया है मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा। अभी रैंडम मैंने ये लगाया आप लोगों का प्रोग्राम, और बहुत ही जो आप लोगों के गेस्ट हैं, एक तो आपको मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ आप लोगों को। थैंक यू सो और जो मच। गेस्ट आपने बुलाए हुए हैं इनको भी बहुत मेरी तरफ से हेड्स ऑफ, बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें कर रहे हैं सारे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कोई आप टिप देना चाहेंगे सर्दी के हवाले से? बस कुछ नहीं, मैं तो आप लोगों को सुनूंगा, और बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन चल रही है। नेचुरल जितना चीजें की जाए उतना जाहिर है अच्छा होता है। बिल्कुल नहीं, सही, लेकिन ये बिल्कुल टिप सही। दे सकते हैं क्योंकि मैं जानता हूँ। अच्छा, इनका नाम है जानते हैं। सैयद मोहम्मद शुमाइल। अच्छा, फिर और सही। ये अपना जो है फौजी फर्टिलाइजर से बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या बात है जनाब। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। अच्छा जी, तो अभी सर्दी में जब सर्दी की शिद्दत बढ़ती है तो उस वक्त गैस के हीटर्स जो है ना वो निकलते हैं, और गैस की वजह से हम लोग जो है ना वो सर्दी से बचते हैं, अपना बचाव करते हैं। बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान के बहुत से शहरों में और ख़ास तौर पे कराची में बिल्कुल गैस का नामो निशान नहीं है। दिन में पता नहीं वो कौन से कुछ आवर्स हैं जब गैस आती है, लोग खाना खाने से मजबूर हैं, खाना पकाने से, और वो पता नहीं बाहर से खाने आ रहे हैं, कुछ लोग कोयलों पे खाना बना रहे हैं। तो ठीक है, आप अल्लाह करे कि ये मसाइल हमारे हल हो जाए। बस एक चीज़ का ख्याल रखें कि गैस के हीटर्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ी तवज्जो के साथ जो है वो गैस के हीटर को बंद करें और जिम्मेदारी के साथ उसे ऑन करें, क्योंकि अगर ये गैस बीच में खुद ब खुद आ गई किसी टाइम और उस वक्त चूल्हा आग तो बंद हो चुकी होगी, और वो सबके लिए जो है वो मसला एक बन जाएगा। सर्दी की शिद्दत जैसे ही बढ़ती है मुल्क भर में, जहाँ जहाँ जो नॉर्दर्न एरियाज भी हैं जहाँ पे लोग सैर व तफरी के लिए जाते हैं इन बर्फबारी देखने के लिए, वहाँ पे भी गैस के हीटर्स की वजह से और गैस खुले रहने की वजह से अक्सर वाक़यात हमें ऐसे हादसात देखने को मिलते हैं जो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो ये सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ये हम पे आती है कि अगर हम एक चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ हम उसे इस्तेमाल करें, और गैस को एक ये समझें कि जिस तरह अभी हमें सर्दी से बचा रही है ना, इसी तरह हमें ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकती है अगर हमने थोड़ी सी लापरवाही का मुजाहरा किया। प्रोग्राम का वक्त जो है वो अपने अख्ताम की तरफ आ गया। कोई जाते जाते कोई पैगाम देना चाहेंगे हमें देखने वालों को? बस ये कि सर्दी को जिस तरह पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान में सर्दी की एक लपेट में आया हुआ है, उसमें आप ये देखेंगे आप अपने हिस्से का काम जरूर करें और लोगों को फैसिलिटेट करें। ठीक है, किसी के लिए आसानी पैदा करें। आप मैं अपना मैसेज यही दूंगी कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, और बजाय इसके आप हीटर का इस्तेमाल करें, आप कोयले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी बर्तन में कोयला जला के रख सकते हैं ताकि आपका माहौल जो है वो गर्म रह सके। ठीक है, थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का। और उसके साथ साथ आपको ये बताऊं कि सर्दी, कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े फखर से कहते हैं नहीं जी मैंने सर्दी लग दी। सर्दी है कोई नहीं, आप ऐसे परेशान हो रहे। सर्दी है, अपने आप को बचा के रखें, वरना एक हफ्ते बाद आप बिस्तर पड़े होंगे और क्या होगा, सर्दी लग गई। तो वही अब्बास की न्यूज़ के टीम को दे इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।